नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़रूरी है और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प भी करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है पीजीटी की ये अलग से सीरीज़ है और पीजीटी में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर आने वाले एग्जाम्स में के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें हम कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं द 2 day समिट ऑफ यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष मंत्रियों का जो है वो 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ है। ये बोलते हैं किस देश में जो है वो आयोजित किया गया है। अब देखो, अभी हाल फिलहाल में ये आयोजित किया गया है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेस को लेकर है। यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर्स की ये मीटिंग हुई, तो ये कौन सी कंट्री में या फिर कहाँ पर होस्ट की गई? स्पेन में ये होस्ट की गई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप और भी क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखेंगे जो एग्जाम में जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। पहले तो आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि स्पेन की कैपिटल कहाँ पर है। स्पेन की कैपिटल जो है वो है मैड्रिड में। मैड्रिड इसकी कैपिटल जो है वो आपने ध्यान रखनी है। हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ का पूछ ले जाए कि कौन सी सिटी में जो है ये समिट जो है वो हुई है, तो सिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सिटी में जो है ये समिट हुई है। तो स्पेन की सिटी है सेविले सिटी। सेविले सिटी में जो है ये हुई है, ये आप ध्यान रखें। स्पेन की सेविले सिटी में जो है ये हुई है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो डिस्कस किए गए, जैसे कि एक एराइने 6 करके रॉकेट है। एराइने 6 करके ये जो रॉकेट है ना, इसकी जो इसमें जो डिले चल रहा है, इसकी जो भी इसकी बनना होगा, ये इसमें डिले चल रहा है। तो उस डिले को लेकर जो था वो डिस्कस की गई। इसमें जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग की जो क्राइसिस आ सकती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। सिक्योरिटी जो यूरोपियन आर्किटेक्ट की होनी चाहिए डिफेंस को लेकर, उसके बारे में डिस्कस किया गया। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए, परंतु ये एराइने 6 रॉकेट आपसे पूछा जा सकता है तो यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें, यूरोप के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं वुमेन फ्रॉम वाटर फ्रॉम वुमेन कैंपेन अभी चलाया गया है, लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो बोलते हैं कि ये जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। अब देखो, ये जो कैंपेन है वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, ये जो है ये स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ये क्वेश्चन वैसे तो देखो इंपॉर्टेंट है भी, परंतु और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे ना जल शक्ति मिनिस्ट्री टिक कर आएंगे, परंतु जल शक्ति मिनिस्ट्री इसका सही आंसर नहीं है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत अंडर चलाया गया है। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो पार्टनर बने हैं साथ में, तो इसमें अमृत हो गया, जो अमृत है वो उसमें पार्टनर बना है। NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को पार्टनर बनाया गया है और भी उड़ीसा अर्बन एकेडमी को जो है वो इसमें बनाया गया है पार्टनर। ये सारा इंपॉर्टेंट है और ये है क्या एक्चुअली में ये भी पता होना चाहिए आपको। ये इसलिए चलाया गया है ताकि जो जल संसाधन हमारे हैं उनका जो प्रबंधन है, उनकी जो देख रेख है, उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ाई जाए, एक सक्रिय भागीदारी जो है वो उसमें महिलाओं की जो है वो सुनिश्चित की जाए, इसलिए ये कैंपेन जो है वो चलाया गया है। एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये जो मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं कौन? तो आपने नाम सुना होगा हरदीप सिंह पुरी का। ये यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। कई बार बड़े ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो बेसिक क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली 20th राउंड ऑफ इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स वाज हेल्ड इन। तो अभी 20वें नंबर की इंडिया चाइना मिलिट्री टॉक्स जो था वो हुई और ये बोलते हैं कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, कौन से स्टेट में, कौन से यूनियन टेरिटरी में इसका आयोजित जो है वो किया गया। तो इसका आयोजन जो था वो लद्दाख में किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सही बात है कि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, परंतु कितने किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर की जाती है? तो 3488 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री शेयर की जाती है। 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर की जाती है। और आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स जो हैं वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो लद्दाख हो गया, ये यूनियन टेरिटरी में आता है। लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश भी जो है वो थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड करता है। उत्तराखंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है वो करता है और सिक्किम भी जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसे आते हैं जो चाइना के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। 3488 किलोमीटर जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख जो है ये मुख्य रूप से आते हैं।
इंडो चाइना बॉर्डर जो हमारा है ना, इंडिया और चाइना का बॉर्डर, उसको कौन सी फोर्सेस जो है वो सिक्योर करती हैं, तो उसको BSF जो है वो सिक्योर करती है। उसको जो है ना वो ITBP बोले तो ITBP का नाम ही इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ये जो है उसको गार्ड करती है। तो ITBP के बारे में बात कर लेते हैं कि ITBP की स्थापना जो था वो कब हुई थी और किस तरह से पूरी बात है। तो अगर हम बात करते हैं कि ITBP की स्थापना जो था वो कब की गई थी, 1962 में जो था वो, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, तब इसके बाद वॉर के बाद जो था ये ज़रूरत समझी गई थी कि इस तरह की फोर्स हमारे पास कोई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 1962 में जो था वो इसको एस्टेबलाइज किया गया था, ITBP को, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन जो है वो रहा है प्रीवियस सिनेरियो में। बोलते हैं 2+2 मीटिंग रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। या फिर अगर एग्जामिनर मान लो पेपर थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद होता है तो एग्जामिनर क्या पूछ लेगा कि 2+2 मीटिंग जो है वो हुई है, और वो मंथ का नाम दे देगा कि ये मीटिंग जो है वो नवंबर के महीने में हुई, नवंबर 2023 में ये मीटिंग हुई है, परंतु कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, इंडिया की किस कंट्री के साथ हुई है। तो इंडिया ने ये 2+2 मीटिंग जो है वो US के साथ की है, यूनाइटेड स्टेट के साथ की है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, इस तरह की मीटिंग्स जो है ना वो एवरी ईयर कंडक्ट की जाती हैं, और इस साल जो था ये फिर से की गई। इसमें ये ध्यान रखें कि ये मीटिंग जो था वो न्यू दिल्ली में जो था वो हुई। कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई। और US की जो टीम आई थी, US के जो मिनिस्टर्स आए थे, उनको कौन लीड कर रहा था? तो US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम एंथनी ब्लिंकन है, एंथनी ब्लिंकन इनका नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो था वो लीड कर रहे थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कौन है, उनका नाम क्या है? तो ये एंथनी ब्लिंकन है। और डिफेंस सेक्रेटरी जो थे वो ऑस्टिन जिनका नाम था, वो भी जो था वो इंडिया आए थे इस मीटिंग को लेकर। क्या बात डिस्कस होती है इन मीटिंग में यही डिस्कस होता है कि किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को जो है वो एक्सपेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और डिफेंस को लेकर दोनों कंट्रीज़ कैसे कॉपरेट कर सकती हैं, कैसे जो है वो उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। और जो टेररिज्म को लेकर दोनों कंट्रीज़ का कंसर्न रहता है, टेररिज्म के साथ कैसे टैकल किया जाना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी US के पास है वो इंडिया को भी मिलनी चाहिए। इंडिया का भी जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए। उस हिसाब से दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर जो है वो बात हुई। लोगों की आपस में टाइज को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है, वो भी इसमें बात हुई। अब इंडिया ने जो है वो क्या किया है, मैंने पहले भी आपको बताया कि US के साथ जो है वो कुछ एक इंडिया ने जो है वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं। तो वो कौन से ईयर में एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, है तो बहुत सारे एग्रीमेंट, 3-4 करके एग्रीमेंट हैं ये, परंतु जो लेटेस्ट वन एग्रीमेंट कोई साइन हुआ है ना, उसको मैं बताता हूँ कि वो कौन से ईयर में हुआ है और कौन सा एग्रीमेंट वो है, वो आपने ध्यान रखना है। तो वो है कॉम-कैसा एग्रीमेंट जो है वो कब हुआ है? तो ये जो कॉम-कैसा एग्रीमेंट था ना, COMCAS से इसका पूरा नाम है, COMCAS से इसका पूरा नाम है। और ये कब, कौन से ईयर में होता है? ये 2018 में जो था वो साइन हुआ था। ये पूछा गया है CS के पेपर में कि कब कब ये एग्रीमेंट साइन हुए थे। एक है लिमोआ एग्रीमेंट, LEMOA एग्रीमेंट, ये 2016 में जो है वो हुआ है। अब 2 एग्रीमेंट और बच जाते हैं तो उनको भी डिस्कस कर ही लेते हैं, उनको क्यों छोड़ना। 2 एग्रीमेंट जो बचते हैं हमारे पास, उनमें से एक का नाम है गॉस्मिया, GOSMIA। ये जो है ये कब हुआ था? गॉस्मिया ये जो था ये हुआ था 2002 में। ये 2002 में जो था वो एग्रीमेंट हुआ था। और एक एग्रीमेंट जो बच जाता है वो बचता है BECA एग्रीमेंट। ये जो BECA एग्रीमेंट है ये कौन से ईयर में हुआ था? BECA एग्रीमेंट जो था ये अभी ही हुआ है 2-3 साल पहले, 2020 में। ये 2020 में हुआ है। अभी आपको चारों के चारों एग्रीमेंट का पता चल गया है कि कब कब ये हुए हैं। चाहे बीका हो गया, चाहे वो कॉम-कैसा हो गया, लिमोआ हो गया, GSOMIA गॉस्मिया हो गया, इन सब को आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। तो इतना आप यहाँ से नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन लोकेटेड। तो बोलते हैं ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ये भी चर्चा में थी, तो इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया गया है कि कहाँ पर जो है उसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन का हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी और भी इसके बारे में कुछ जानें, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ये जो है ये कब स्थापित किया गया था? 1951 में जो था ये स्थापित किया गया था। 1951 में इसकी स्थापना कर दी गई। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। 2016 में जो था ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी जो था वो बन गई थी। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के तहत अलग अलग एजेंसीज आती हैं, तो 2016 में जो था ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बन गई थी। इसमें लगभग 175 मेंबर कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। और
क्या इसका टारगेट है, क्या इसका एम है, क्यों इसको स्थापित किया गया है। देखो माइग्रेशन को लेकर अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में इशू होते रहते हैं, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में कोऑपरेट किया जाए एक दूसरे को, वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में माइग्रेट होते हैं उसमें कोऑपरेट किया जाए, और जो माइग्रेटेड लोग होते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो दी जाए, उनके साथ इस तरह से बर्ताव न किया जाए कि जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो, इस तरह से ना ही होना चाहिए। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में जो है वो स्पेनिश आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। हाँ, इसके डायरेक्टर जनरल पूछे जा सकते हैं, वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु ध्यान रखना इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो एमी पोप हैं। एमी पोप जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ठीक है, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ये कब बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर ब्लैचली डिक्लेरेशन विच वाज रिसेंटली इन न्यूज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो बोलते हैं कि ये जो ब्लैचली एक डिक्लेरेशन है ये भी चर्चा में थी। तो बोलते हैं ब्लैचली डिक्लेरेशन जो है वो चर्चा में थी, परंतु ये कौन सी फील्ड से जो है वो जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो जुड़ी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन ना एक ट्रिकी जैसे क्वेश्चन हैं, ये डिटेल में पढ़ने पर ही इनके बारे में ज़्यादा पता चलता है। तो डिटेल में भी अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह की जो डिक्लेरेशंस होती हैं ना, ये जो रिस्क अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपको पता है रोज़गार कम हो रहे हैं, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो बहुत चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में आ गए हैं कि अब अभी तो आपको पता है कि किसी का भी कोई भी वीडियो बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से वायरल कर दिया जाता है, चाहे वो किसी देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो फेक वीडियोस बनाकर भी कर दिया जाता है। तो उन इशू से कैसे निपटा जा सके, क्या कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वो सब जो है वो है। इसकी कंट्रीज़ मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उसकी हैं वो बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है। हाँ, इंडिया भी जो है वो इसका मेंबर है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है ब्लैचली डिक्लेरेशन। और अभी ये समिट जो हुई तो उसमें लगभग 29 कंट्रीज, जिसमें यूएस था, चाइना था, ऑस्ट्रेलिया था, यूके था, ब्राज़ील था, इंडिया भी साथ में था, यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे। उन सभी ने ना इस बात को लेकर चर्चा की कि किस तरह से इसके जो कैटास्ट्रॉफिक हार्म हैं उनके साथ निपटा जा सकता है, किस तरह से उन चीज़ों को डील किया जा सकता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर की गई। तो अभी इसको लेकर आपके मन में कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे मैंने डिटेल में इसके बारे में बता दिया आपको। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया के अलावा 2-3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ और याद रख लेना, और किस तरह से जो है वो काम करती है, क्या इसका काम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिव कंट्रीज फॉर्म। तो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला गया ओपेक, OPEC। ओपेक कंट्रीज़ कब फॉर्म की गई थी। अगर मैं ओपेक के बारे में पहले आपके बेसिक क्वेश्चंस क्लियर करूं तो ओपेक का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर इसको ओपेक करके इस तरह से भी लिखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो इसका है। इसको कब फॉर्म किया गया था, कौन से ईयर में इसको फॉर्म किया गया था। 1960 में इसको फॉर्म किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चलो सही बात है कि इसको 1960 में जो था वो फॉर्म किया गया था। क्या यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, नहीं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, वियना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। ये आप ध्यान रखें। ये किसकी कैपिटल है, ये ऑस्ट्रिया जो कंट्री है ना उसकी ये कैपिटल है। सिरमौर के एक राजा थे जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल वियना में। कौन से वो राजा थे, उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। इस तरह से तो क्वेश्चंस को हम जोड़ेंगे और इस तरह से ही क्वेश्चंस को हम याद भी रखेंगे। कोई बात नहीं पता है, जब सिरमौर के बारे में डिस्कस होगा डिटेल में तब आपको वो भी पता चल जाएगा। और क्या ध्यान रखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ से कि क्या इंडिया जो है वो ओपेक का मेंबर है। तो देखो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ओपेक का मेंबर नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि इंडिया ओपेक का मेंबर जो है वो नहीं है। अच्छा, वियना में तो उसका हेडक्वार्टर स्थित है, परंतु उसकी स्थापना हुई कहाँ थी। तो इसकी स्थापना इराक के बगदाद में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। ये भी ध्यान रखना है कि इराक के बगदाद में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 कंट्रीज थी, जिसमें इस्लामिक कंट्री मुख्य रूप से थी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला। इनके द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, 13 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। 13 के 13 नाम याद नहीं रखने हैं, इतना याद रख लेना है कि इंडिया इसका मेंबर है ही नहीं। और
बाकी तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बता ही दिए जो यहाँ से बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेविड कैमरॉन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी। तो बोलते हैं कि अभी एक कंट्री ऐसी है जिसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरॉन, उनको जो है वो उस कंट्री का विदेश सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। मतलब पहले वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी उनको विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो नियुक्त किया गया है। वो कौन सी कंट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूके, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यूनाइटेड किंगडम कंट्री है जिसमें जो है वो क्या हुआ है, वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम डेविड कैमरॉन था, उनको जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी उस कंट्री का अपॉइंट किया गया है। अब पूरी बात समझते हैं कि किस तरह से पूरी बात है। यहाँ पर डेविड कैमरॉन जो है वो क्या है, फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनको यूके का फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया है। कैबिनेट जो वहाँ की थी यूके की, उसमें थोड़ा सा रिशफलिंग जो है वो की गई है। और रिशफलिंग किसके द्वारा की गई है, अभी प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक के द्वारा जो है ये रिशफलिंग जो है वो की गई है। ये आपने ध्यान रखना है कि ऋषि सुनक ने जो है वो ये रिशफलिंग की है और रिशफलिंग करने के बाद जो है वो फॉर्मर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है वो इस कंट्री का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। अब दो क्वेश्चंस क्लियर हो गए कि कौन से हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी और प्रेजेंट टाइम में यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो ये बातें हमेशा आपके मन में होनी चाहिए, हमेशा आपको पता होनी चाहिए इस तरह की बातें। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस यहाँ से नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली इजराइल डिसाइडेड टू सेल इट्स एयर डिफेंस सिस्टम टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है इजराइल में कितना क्राइसिस जो है वो चला हुआ है। पहले तो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हमें देखने को मिला, अब इजराइल का क्राइसिस देखने को मिला। इस क्राइसिस के बीच में एक बड़ा डिसीजन जो है वो इजराइल के द्वारा लिया गया है। वो इजराइल के द्वारा डिसीजन ये लिया गया है कि जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको सेल कर दिया जाएगा किसी कंट्री को। अब उस कंट्री का नाम यहाँ पर पूछा गया है, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फिनलैंड कंट्री को जो है वो इन्होंने क्या कहा है कि हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सेल कर देंगे। फिनलैंड कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो फिनलैंड आपने ध्यान रखना है कि इस कंट्री की कैपिटल कहाँ पर है। ये कंट्री जो है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है ना वो इम्पोर्टेंट है। हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। क्या कैपिटल है इसकी, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल ध्यान रखना, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि फिनलैंड ये इम्पॉर्टेंट है, यूरोपियन कंट्री है। और इजराइल की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। इजराइल का वॉर हुआ उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर भी लिए हैं। तो इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम में जो है वो स्थित है। जेरूसलम आपने ध्यान रखना है कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है। अभी देखो एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन अजय भी जो था वो चलाया था। ऑपरेशन अजय जो चलाया गया था वो इजराइल में जो इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो था वो चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन अजय आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के लिए चलाया गया है। शायद हमने पीजीटी की सीरीज़ में डिस्कस किया है, अगर यहाँ पर नहीं किया होगा तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज़ आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिए गए हैं। बाई चांस आपके नंबर पेपर 2 में क्लैश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे 80-90% चांसेस ऐसे होते हैं कि नंबर क्लैश होते हैं पेपर में। और पेपर में अगर नंबर क्लैश हो जाएंगे पेपर 2 के तो पेपर 1 में जो है वो क्या होगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप अपने पेपर 1 को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है। अभी हम बात करते हैं इजराइल का और क्या इंपॉर्टेंट है। इजराइल का एक तो ऑपरेशन अजय हो गया, फिनलैंड की कैपिटल हो गई। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको आयरन डोम करके कहा जाता है। आयरन डोम करके जो है उसको नाम दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अभी आपका ध्यान जो है वो एक और क्वेश्चन की तरफ गया होगा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि इजराइल जो है वो किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो इजराइल जो है वो कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक तो ये लेबनान कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और इजिप्ट कंट्री के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर ये करता है। ये आपने ध्यान रखना है, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट इन कंट्रीज़ के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। ये आप यहाँ से नोट करें कि कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट मेंबर ऑफ नाटो। क्या मतलब है यंगेस्ट मेंबर का, कि सबसे लेटेस्ट मेंबर जो बना है ना वो कौन सा है। यंगेस्ट मेंबर का मतलब ये हुआ कि लेटेस्ट वन मेंबर जो बना है वो कौन सा है नाटो का। देखो नाटो का जो लेटेस्ट मेंबर बना है, यंगेस्ट मेंबर जो इसका है वो है फिनलैंड।
यहाँ से फिनलैंड आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब फिनलैंड जो है वो नाटो का यंगेस्ट मेंबर है। कौन से नंबर का मेंबर ये बना था? तो 31st नंबर का मेंबर ये बना था। मतलब क्या हुआ कि नाटो में कितने मेंबर जो हैं वो आते हैं, 31st मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। 31 मेंबर जो हैं वो नाटो के हैं। अभी आप यहाँ से एक और भी बात ध्यान रख सकते हैं कि नाटो जो है ना, नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप हाई कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। क्या नाम है इसका पूरा नाम? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका नाम है। पूरा का पूरा ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। यंगेस्ट मेंबर आपको इसका पता चल गया कि कौन सा है। अभी आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि नाटो जो है ना, इसकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो, नाटो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में इसकी स्थापना कर दी गई। 1949 में इसकी स्थापना हो गई और इसमें 30 कंट्रीज थी पहले। 31st कंट्री फिनलैंड बन गई आकर। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है वो स्थित है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो इस तरह के हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के पूरे नाम भी पूछे गए हैं कि नाटो का पूरा नाम क्या है। नाटो के 2-3 ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन मिलते जुलते दे दी जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नाटो का पूरा नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसका पूरा नाम है। कन्फ्यूजन यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। रशिया यूक्रेन का जो वार हुआ था, यही तो मेन मुद्दा था वहाँ पर जो चला था कि यूक्रेन कहता था नाटो ज्वाइन करना है, वहाँ पर रशिया को दिक्कत थी। अच्छा, कि इंडिया भी नाटो का मेंबर है? नहीं, इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा। परंतु इंडिया को बहुत बार ये ऑफर आते रहे हैं कि आप भी नाटो को जो है वो ज्वाइन कर लो, परंतु इंडिया की अपनी कंसर्न है। इंडिया नाटो को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि आज़ादी के बाद इंडिया ने कहा था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो है वो अब काम करेगा। नाटो का मेन मुद्दा ये है कि जो 31st मेंबर इसके हैं ना, अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता है तो ये 31st कंट्रीज ये समझती हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो सारी कंट्री मिलकर जो है वो उसके ऊपर अटैक करती हैं जो नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, पीडीएफ्स आपको शायद मिली भी नहीं होगी टेलीग्राम पर काफ़ी टाइम से, तो वो भी आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले क्वेश्चन तो देखें। क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि कौन सी कंट्री ने ये खिताब जो है वो जीता है। आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे? टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो भी आपके एग्जाम में चीज़ें हेल्प करती हैं वो सारी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ जिन्होंने ज्वाइन की है ना, टेस्ट सीरीज़ का इस तरह से है कि अभी उनको ये जो हमने सीरीज़ यहाँ पर भी चलाई है, इसके भी टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी तो हमारी टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल्ड वे में चली है, आप भी ज्वाइन कीजिए, आपको भी शेड्यूल्ड वे में वो अभी मिल जाएगी। डेफिनेटली आपको वहाँ से भी हेल्प होगी। तो PGT पेपर 1 को आप अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेना, आपको जैसे भी सही लगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।